दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है दादरी, जिसके अंतर्गत किरण और उसकी बेटी काव्या और उसका दामाद सूरज रहा करते थे। किरण, काव्या और सूरज बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। दरअसल जो सूरज होता है वो अपने ससुराल में ही रहकर एक किराने की दुकान किया करता था। इन तीनों की ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से जी रही होती है। एक दिन सुबह सुबह किरण और सूरज रोना धोना शुरू कर देते हैं। रोने धोने की आवाज़ सुनकर इनके पड़ोसी मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहाँ पता लगता है कि काव्या की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। यही ये दोनों लोग इन लोगों को बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, तो उन्हीं में से इन किरण और इस सूरज का एक पड़ोसी पास के थाने में इस बात की जानकारी दे देता है कि सर, ऐसे ऐसे हमारे इलाके में एक लड़की की डेड बॉडी है जिसकी हत्या हो गई है। तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उस काव्या की बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वहाँ उसकी बॉडी जहाँ पड़ी होती है जिस रूम में, उस रूम की बारीकी से जांच करती है तो पुलिस को कुछ नहीं मिलता और पुलिस इस किरण और उसके पति सूरज से काव्या की मौत के बारे में पूछते हैं। तो ये दोनों मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं कि काव्या की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है, लेकिन पुलिस को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है, तो पुलिस शक के तौर पर इन दोनों को अपनी निगरानी में रखती है और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। ऐसे ही 5 से 6 दिन का समय व्यतीत होता है और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि काव्या की गला दबाकर हत्या की गई होती है। जिस पर पुलिस को भी या कहीं ना कहीं इन सास और दामाद के ऊपर शक चला जाता है कि शायद इन दोनों ने ही मिलकर इस काव्या की हत्या की है। जिस पर पुलिस शक के तौर पर इन दोनों को अपनी अंडर कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और इन दोनों से पूछताछ करती है। पहले तो ये दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में पुलिस जब इन दोनों के ऊपर सख्ती से पेश आती है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जब ये इस घटना की पूरी सच्ची कहानी पुलिस को सुनाते हैं तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल सूरज बताता है कि मैं अपने घर में रहा करता था, जहाँ पर इसके एक पिताजी हैं जिनका नाम रामलाल है, और सूरज देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और शादी के लायक। सूरज की शादी कुछ दिनों में उसके पिताजी इस काव्या से कर देते हैं। इन दोनों की शादी होकर सूरज इस काव्या को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर इन दोनों की बहुत ही अच्छी तरीके से बन रही होती है। और सूरज वहाँ अपने घर एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद सूरज का जो काम होता है वो छूट जाता है, जिसके चलते सूरज के घर पर अब खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इस पर सूरज अपनी पत्नी काव्या से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर तुम्हारी माँ के साथ रहकर वहीं कुछ काम देखूं। जिस पर काव्या भी उससे कुछ नहीं कहती और उसे अपनी माँ के पास भेज देती है। यहाँ पर सूरज आने के बाद अपनी सास किरण से कहता है कि माँ जी, मुझे कोई काम मिलवाओ जिससे कि मेरा धंधा पानी शुरू हो जाए। इस पर उसकी सास किरण भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढती हूँ जिससे तुम्हारा भी अब धंधा पानी चलने लगे। दरअसल एक बात बता दूँ, ये जो किरण होती है इसका जो पति होता है उसकी हत्या बहुत ही दिनों पहले हो चुकी होती है। ये किरण अपने घर में अकेली रहा करती थी और इसकी एक ही बेटी होती है काव्या। काव्या की भी इसने शादी कर दी होती है और किरण भी अभी देखने में काफ़ी स्मार्ट होती है। ये जो सूरज होता है ये उसी के घर पर रुकता है, तो किरण इसकी एक किराने की दुकान को किराए पर ले देती है, जिसको सूरज भर लेता है और वहाँ पर चलाना शुरू कर देता है। जो सूरज होता है वो अपनी सास के साथ उसके घर पर रहना शुरू करता है और सूरज भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और उसकी सास किरण भी अभी काफ़ी स्मार्ट होती है। इधर कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है तो सूरज अक्सर सुबह जागकर अपनी दुकान पर नहा धोकर पूजा पाठ करके जाया करता था। सूरज अपनी दुकान के लिए निकलता है। पर डे का उसका वही काम होता है, अपनी दुकान पर जाना और शाम के अपने घर वापस आना। एक दिन सुबह सूरज
जल्दी जागकर अपनी टॉवल वॉवल लेकर बाथरूम में नहाने के लिए जाता है। जैसे ही सूरज बाथरूम का गेट खोलता है तो देखता है कि उसकी सास नगिन अवस्था में उस बाथरूम में नहा रही होती है, जिसके बदन को देखकर सूरज के मन को अब लालसा सी हो जाती है और उसका जो नेचर होता है वो अब बिगड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये सूरज जैसे ही उसको देखता है तो कुछ देर तक टकी बांधकर उसके शरीर यानी अपनी सास के शरीर को देखता रहता है। उसकी सास भी इस पर कुछ नहीं कहती और कुछ देर बाद सूरज उस गेट को बंद करके चला आता है और कुछ समय के बाद जो किरण होती है वो नहाकर बाहर आ जाती है। तब सूरज नहाकर अपनी दुकान पर चला जाता है। सूरज वापस शाम के अपने घर यानी अपनी सास के घर किरण के घर आता है तो ये दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे होते हैं, लेकिन जब खाने का टाइम होता है तो उसकी सास किरण कहती है कि बेटा कुछ नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये किरण उस सूरज से ऐसे बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है तो सूरज भी अब थोड़ा खुल जाता है और खुलकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों वहीं बैठकर खाना खा रहे होते हैं और ये बातों ही बातों में ये जो सूरज होता है ये पूछता है कि आपने इतनी खूबसूरत बदन को कैसे इतना खूबसूरत बनाए रखा है। जिस पर उसकी सास थोड़ी मुस्करा जाती है लेकिन कहती कुछ नहीं है। इस पर आगे जो सूरज होता है वो कहता है कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, क्योंकि अभी आपका शरीर काफ़ी अच्छा है और आपकी एज भी कितनी है। जिस पर उसकी सास कहती है कि जब तुम्हारे जैसा दामाद है तो मुझे शादी की क्या ज़रूरत है। उसकी सास किरण जैसे ही सूरज से इतनी बात कहती है, सूरज को समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि आखिर उसकी सास किरण उससे चाहती क्या है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते और धीरे धीरे ये जो सूरज होता है ये अपनी सास को छेड़ना शुरू कर देता है। जिस पर किरण उससे कुछ नहीं कहती, उल्टा उसे भी अब छेड़ने में मज़ा आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते और जाकर एक बेडरूम में जाते हैं। यहाँ पर दोनों एक एक करके अपने तन से सारे कपड़े अलग कर देते और ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों करीब 2 से 3 घंटे तक उस कमरे में एक छत के नीचे, जिस मकान में केवल सूरज और किरण रहते हैं और कोई नहीं रहता, उसी में संबंध बनाते रहते हैं। ये सिलसिला जब एक बार इन दोनों का शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि ये दोनों के अलावा उस घर में कोई तीसरा नहीं रहता है। इसलिए ये सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। अब इन दोनों का आए दिन का यही हो चुका था। जब भी सूरज का मन होता है तो तब वो अपनी सास के साथ संबंध बनाता था। इन दोनों को भी काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन ये जो सिलसिला है ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। करीब ये सिलसिला 6 से 7 महीने तक चल पाता है, जिसके बाद काव्या भी अपने घर पर अपने माँ के घर आ जाती है। काव्या जैसे ही आती है तो ये सूरज उस पर चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम फ़ोन कर देती तो मैं वहीं आ जाता। लेकिन काव्या कहती है कि मैं फ़ोन करके बुलाने वाली नहीं हूँ, मैं भी अब आपके साथ यहीं रहने आई हूँ और मैं भी अब यहीं रहूँगी। जैसे ही ये दोनों काव्या की ये बात सुनते हैं तो दोनों सकुच रह जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों को थोड़ा डाउट हो जाता है कि अब अगर काव्या इनके साथ रहेगी तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। जिस पर ये दोनों अब थोड़ा दूरियां बना लेते हैं और काव्या एक दिन अपने रूम में लेटी होती है और ये जो सूरज होता है वो भी अपनी पत्नी काव्या के साथ सो रहा होता है। करीब रात्रि के 2 से ढाई बजे का टाइम होता है। ये सूरज चुपके से अपने रूम से निकलता है और उसका गेट खोलकर अपने सास के रूम में पहुंच जाता है, जहां ये किरण से कहता है कि मेरा मन तुमसे संबंध बनाने का कर रहा है। इस पर किरण इसे बहुत रोकती है कि बेटी घर में है, अगर उसने जान लिया तो क्या होगा हम दोनों का। इस पर सूरज उसकी बात को जरा भी नहीं मानता और उसको छेड़ना शुरू कर देता है। जब ये छेड़ता है तो किरण का भी मन हो जाता है और ये दोनों उस रूम में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये जिस रूम में संबंध बना रहे होते हैं उसी रूम के बगल में जो काव्या होती है वो भी दूसरे रूम में सो रही होती है और इनकी मीठी मीठी आवाज़ें सुनकर उसकी भी आंख खुल जाती है। तो वो अपने रूम की दीवार से खड़े होकर इनकी आवाज़ों को सुनती है तो उसे भी अब अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी माँ
उसके पति के साथ ऐसा कर सकती है। काव्या कुछ देर इन दोनों की बातें सुनती है और उसके बाद अपने रूम से बाहर आती है और इनके रूम का दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये दोनों भी डर जाते हैं। हालांकि काव्या इन दोनों पर चीखती चिल्लाती है तो सूरज जो होता है वो अपनी पत्नी काव्या को लेकर अपने रूम में आ जाता है और उसके साथ सो जाता है। ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन इधर जो किरण होती है उसे नींद नहीं आ रही होती और सूरज को भी नींद नहीं आती है। सुबह होता है, सूरज अपने काम पर जाता है और काव्या भी अपनी माँ से अब उतना बोलती नहीं है क्योंकि उसने अपनी माँ को अपने पति के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके चलते काव्या अब किसी काम में व्यस्त रहती है और जो उसका पति होता है सूरज, जब शाम के वापस आता है तो वो अकेले में किरण से मिलता है और कहता है कि अगर काव्या ने हम दोनों की कंप्लेंट पुलिस में कर दी तो हम दोनों कहीं की नहीं रहेंगे। इस बात को जैसे ही किरण सुनती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल काव्या बार बार यही कह रही होती है कि अब मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस में करूँगी, जिस पर ये दोनों भी घबरा जाते हैं और एक षड्यंत्र बनाते हैं। उसकी माँ किरण और उसका पति सूरज मिलकर इसको अपने रास्ते से हटाने के हमेशा हमेशा के लिए एक स्कीम बना लेते हैं, जिसमें काव्या को ये एक रात अच्छी तरीके से सुलाते हैं और काव्या जब सो जाती है तो इसकी माँ किरण और उसका पति सूरज दोनों उसी रूम में एक साथ हो जाते हैं और काव्या को बांध देते हैं। जिस बेड पर काव्या सो रही होती है, काव्या के सामने ही ये दोनों संबंध बनाते हैं। हालांकि काव्या अपनी आंखों से सारा कुछ देख रही होती है, लेकिन काव्या के मुंह पर भी उन लोगों ने कपड़ा बांध दिया होता है, जिसके चलते काव्या चिल्ला भी नहीं पा रही थी और ये दोनों, ये जो काव्या होती है, इसी की माँ और उसका पति उसके सामने, उसकी आंखों के सामने संबंध बना रहे होते हैं। कुछ देर तक ये संबंध बनाते हैं और जब ये दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं तो काव्या के पास जाते हैं और उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, जब ये जो सूरज होता है ये सारी घटना पुलिस वालों को सुनाता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।